मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, सिर्फ कहने को इकलौता था, वरना घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे सर थी। अभी मैं मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग ही हुआ था कि मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। इस अचानक हादसे की वजह से मुझे अपनी तालीम को खैर बात कहना पड़ गया। हालांकि मुझे मजीद तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे एक अलग ही मोड़ पर ले गई और मैंने भी चुपचाप किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया था। कुछ अरसा तो मैं अपने घर के पास ही मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे। मैं इस सूरत हाल से सख्त दिल बर्दाश्ता हो गया था। इसी परेशानी और मुश्किल में दिन कट रहे थे कि एक दिन मेरा एक कज़न मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो बैरूने मुल्क जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। सच ये था कि मैं भी अब इस जिंदगी से तंग आ गया था। रोज रोज की खुआरी ने जहनी तौर पर बेहद थका दिया था। कुछ दिन लगे माँ और बहनों को मनाने में, बिलाखिर मुझे घर से इजाजत मिल ही गई। मैंने अपनी सफरी दस्तावेज जमा करवाए और अल्लाह का नाम लेकर सफर की तैयारियां करने लगा। अभी मैं इस सब में ही मसरूफ था कि एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। उम्र में तो वो मुझसे छोटी थी, मगर तमाम बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी और उसकी सबसे ज्यादा बनती भी थी। मैंने लड़के की फैमिली से मिलकर फिल वक्त सिर्फ मंगनी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं अपनी बहन की धूमधाम से शादी करना चाहता था और साथ ही मैं ये भी चाहता था कि जब तक उसकी शादी में वक्त है तब तक वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। इन्हीं सब सोचों और उम्मीदों के साथ अपनों की दुआओं में मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल आया। जाने से पहले मैं अपने चचा के घर जाकर उनसे अपने घर वालों की देखभाल का वादा लेकर आया था। मेरे लिए घर को बिना किसी मर्द की मौजूदगी के छोड़कर आना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अब एक फैसला कर लिया था और उसी पर कायम रहना था। मैंने सारी परेशानियों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आंखें बंद करके सर सीट की पुश से लगा लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होने लगा। मेरा नाम अरशद है। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि घर का सरबराह भी अब मैं ही हूँ। मेरी कहानी जिंदगी की कठिनाइयों से भरपूर है। मुझे अपनी फैमिली बहुत अजीज है और उनके आराम सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फैसला किया। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर मैंने अपनी तालीम को खैर बात कह ही दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं, मगर जिंदगी की हर तलखी से वाकिफ हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सुकून भरी छांव मुहैया करने के लिए खुद को कड़ी धूप में जलाया। मेरे लिए ये दिन बहुत मुशक्कत भरे थे। कभी कभी मैं सोचता था कि काश मैं अपना मुल्क छोड़कर दियारे गैर कभी ना आता, मगर बाज दफा हमें अनचाहे फैसले भी करने पड़ते हैं। मैंने भी किए। मैंने एक दिन में 3-3 नौकरियां तक की। एक वक्त की रोटी खाता और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचाकर रख देता। मैंने अभी अपनी 4 बहनों की तालीम के अखराजात पूरे करने थे और उनकी अच्छे घरों में शादियां भी करनी थी। इस सब के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने भी हर चीज का प्लान बनाकर रखा हुआ था, मगर मैं इस सब में ये भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना लें वो सब किस्मत के सामने धरे के धरे रह जाते हैं। मेरी जिंदगी की काया भी उस दिन पलट गई जब मेरी जिंदगी में एक नए शख्स की आमद हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने ही मेरा कजन खड़ा था। हम दोनों साथ इटली जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया। कुछ देर के बाद हम मामूल की चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज में सवार हो गए थे। मेरा दिमाग अभी भी पीछे अपने घर में उलझा हुआ था। मैं परेशान था कि वो सब किस तरह रहेंगे। इसी परेशानी में डूबे डूबे मैं नींद की वादियों में उतर गया। वो एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता कि वो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो सब हकीकी जिंदगी का ही एक बाब था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो रात और वो औरत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं वो पल कभी भुला ही नहीं पाया। जिन पलों में वो मेरे साथ थी वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर वो पुरकशिश जरूर थी। दुनिया वालों की नजर में ना सही, मगर मेरी नजर में थी। ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं बेसाख्ता उसकी तरफ खींचता चला जाता।
वो वहीं उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। कहने को वो बरतानवी शहरियत की मालिक थी, मगर लगती वो एशियाई थी। मेरी पहली बार उससे बातचीत एक सुपरमार्केट में शुरू हुई। वो उससे मेरी पहली मुलाकात थी। वो मेरे आगे अपनी ट्रॉली लेकर खड़ी थी और मैं ऐन उसके पीछे था। अगली बारी काउंटर पर उसी की थी, मगर वो अपने पर्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मैंने उससे वजह पूछनी चाही, मगर मैं फिल वक्त वहां की जुबान नहीं जानता था। तभी काउंटर पर मौजूद लड़के ने, जो कि एक इंडियन था, मेरी मदद करते हुए मुझे बताया कि वो लड़की अपना पर्स कहीं खो चुकी है और अब उसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसके मना करने के बावजूद अपने साथ उसका बिल भी अदा कर दिया। वो बेसाख्ता मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बाहर आकर उसने मुझसे उर्दू में बात शुरू की तो मैं हैरान रह गया। तब उसने मेरी हैरान शक्ल देखते हुए मुझे बताया कि उसकी माँ पाकिस्तानी थी, इसलिए गुजारे लायक उर्दू उसे भी आती है। उसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वो मेरे ही रूट पर चल रही है। जब मैंने उस बाबत उससे पूछा तो उसने कहा कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहां तुम जा रहे हो। इस इत्तफाक पर हम दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है और उसका नाम महरीन है और वो करीब के कॉलेज में ही पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक मुस्लिम है और उसके वालिदैन भी मुसलमान हैं। अब हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, ये मेरी पुख्ता आदत थी। इस सफर में भी मेरी डायरी मेरे हमराह थी। मुकर्रर वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ये इटली का शहर वेनिस था, प्यार करने वालों का शहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। ये एक नया मुल्क, एक अनजान शहर था। मैं अपने कजन की मायत में आगे बढ़ने लगा। बाहर जाकर हमने टैक्सी ली। कुछ देर बाद हम एक पसंदीदा इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहां हर तरफ अजीब बदमज़गी से इमारतें बनी हुई थीं। अजीब किस्म के लोग हर तरफ थे। एक लम्हे को मेरा दिल इस माहौल से घबराकर वापस चले जाने को चाहा। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। ये एक बोसीदा और खस्ता हाल इमारत थी। वो जो पुरसुख और तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब सजा कर मैं यहाँ आया था, वो सब चकनाचूर हो गया था। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। वो लोग जो दयारे गैर की गुन गाते, उन सबको यहाँ लाकर बताऊं कि ये तो हमारे वतन से भी बदतर है। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे जोर से अबकाई आने लगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। बामुश्किल हम चौथी मंजिल तक पहुंचकर रुक गए। सामने ही हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए तो वो धूल मट्टी से अटा हुआ था। यूं लगता था कि गोया सदियों से यहाँ किसी का गुजर ना हुआ हो। मैंने नाक पर रुमाल बांध लिया। मेरा कजन भी मेरी जैसी ही कैफियत से गुजर रहा था। हमने हिम्मत करके आगे बढ़कर सफाई का काम शुरू किया। बिलाखिर चंद घंटों की सख्त मेहनत के बाद हम उसे माकूल सूरत हाल में लाने में कामयाब हो ही गए। इस सब के बाद हम थकन से चूर हो गए थे। अभी हम कुछ खाने के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए एक फ्रेम में कुछ सैंडविच और कॉफी लेकर आ गया। हमने वो जल्दी जल्दी खाकर उसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी की तलाश में भी जाना था। मैं आज अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में मुझे वो दुखी गमगीन औरत बैठी हुई नजर आई। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो इतनी परेशान क्यों है। तो उसने बताया कि उसकी माँ और बाप के बीच आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं, तुम और मैं क्या, उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। उसकी बात सुनकर मैं उसे सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दे पाया। फिर कुछ दिन वो मुझे नजर ही नहीं आई। मैंने उसकी एक दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ और बाप के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो बिना कुछ बताए कैसे चली गई, मगर वो मुझे बताती भी तो क्यों। आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था जो वो मुझे बताकर जाती। बहरहाल कुछ दिन मैं उसके बारे में सोचता रहा कि न जाने क्यों इस तरह वो अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद इसकी वजह उसके माँ बाप हों।
उन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं एक दिन में 3-3 नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने ना जाने कितनी बार बचत करने का सोचा ताकि इस पोसीदा इलाके से किसी माकूल जगह पर रिहाइश ढूंढ सकूं, मगर हर बार ही कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। अब भी मैं बचत का ही सोच रहा था कि खानदान में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों को एक माकूल रकम भेजनी पड़ी ताकि वो अच्छी तरह शादी में शिरकत कर सके। गुजरते वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। मैं मजीद नौकरियों की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलात ने घेर लिया था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन एक मेडिकल स्टोर के बाहर मुझे वो औरत दिखी। मैंने उसे बेसाख्ता आवाज देकर रोक दिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप के बीच एक बार फिर उसको लेकर बहस हुई। उसकी माँ चाहती है कि वो पढ़े और बाप चाहता है कि नौकरी करे। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है तो उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर लेगी। फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। एक दिन वो मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गई। मैंने जब उसकी माँ से मुलाकात की तो वो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। मैं बावजूद कोशिश के पहचान ना सका तो उनसे पूछ बैठा। मेरी बात सुनकर वो हंस दी और बोली, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम अभी आए हो तो तुम मुझे कैसे जान सकते हो। उनकी बात में दम था, मगर अगले दिन से उनका चेहरा मेरी याददाश्त से महू ना हो सका। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने आगे जाकर देखा तो एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जमीन पर पड़ी कढ़ा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़कर उसे हॉस्पिटल लेकर गया और इमरजेंसी में फौरन इत्तला कर दी। अगले कुछ घंटे मुझे कॉरिडोर में टहलते हुए गुजरे। सुबह के करीब डॉक्टर्स ने आकर मुझे इत्तला दी कि वो होश में आ गई हैं और आप अब उनसे मिल सकते हैं। मैं धड़कते दिल के साथ रूम में दाखिल हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। थोड़ी देर बाद वो आंखें बंद करके लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत पुरकशिश थी। उसके नए नक्श बहुत खूबसूरत थे। वो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। मेरी नजर उसके बालों पर ठहर गई। गोल्डन कलर की जुल्फें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। मेरे इर्तिकाज से वो नींद में कसमसाई तो मैं पीछे होकर बैठ गया और जल्दी ही नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन मैंने जॉब से छुट्टी कर ली। वो पूरा दिन उसकी देखभाल में गुजारा। वो मेरे अखलाक से काफी मुतासिर हुई। मैंने भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर ना उठा रखी। कुछ दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। वो भी एक फ्लैट में रहती थी, मगर वो मेरे फ्लैट से कई गुना बेहतर था। मैंने उसको उसके कमरे तक पहुंचने में मदद की। फिर मैंने जाकर उसके लिए कुछ खाने को बनाया। शाम से पहले वो दवा लेकर सो गई। रफ्ता रफ्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। उसका नाम नताशा था। वो धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा था। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उससे की तो उसकी तरफ से मिस्बत जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दी। वो खुद भी जॉब करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी गई। माँ ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं ये सोचकर दुखी हो गया कि मुझे बिना बताए तारीख भी तय कर दी गई। बहरहाल बहन से बात करके उसे मुबारकबाद दी और दुआएं दी। मैंने नताशा को भी इस बारे में बताया। उसने सुनकर मुझे मुबारकबाद दी। हम रोज मिलने लगे। मैंने अब उसके साथ ही जॉब शुरू कर दी थी। हम साथ जाते और साथ वापस आते। एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी कर दी। मैं अभी तक उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने उससे उस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं, वो एक यतीम खाने में पली बड़ी है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। मेरा इरादा जल्द ही उससे शादी करने का था। इससे पहले मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता था। मैंने अम्मा को फोन करके सारी बात बताई तो अम्मा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। फिर उन्होंने जो बात मुझे बताई उसने मेरे इर्द गिर्द धमाके कर दिए थे। कितने ही दिन मैं अम्मा की बात पर यकीन करने की कोशिश में लगा रहा
कितने ही दिन मैंने दुआएं की कि काश ऐसा ना हो, मगर हकीकत वही थी जो मैंने सुनी थी। फिर मैंने एक अचानक फैसला किया और नताशा से शादी की तारीख की बात कर दी। उसने इतनी जल्दी करने की वजह पूछी तो मैंने उसे असल बात नहीं बताई। बहरहाल वो शादी के लिए राजी हो गई। मैंने अपने कज़न और कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके बताया और शादी के इंतजामात करने को कहा। मेरा वो कज़न मेरा बचपन का दोस्त भी था और मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था कि वो किसी को बता देगा। मेरे दोस्तों ने मिलकर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। अगले हफ्ते ही हमारी शादी हो गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो खुशियाँ वक्ती थीं। मैंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था और नताशा भी मेरे साथ ही जाती थी। अभी मैं बामुश्किल ही खर्चे पूरे कर पा रहा था कि एक दिन अम्मा की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो पैसे उन्हें भेजा करता था, उससे बचत करके उन्होंने एक सिलाई सेंटर खोल लिया है घर में, जिससे काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। तुम अब पैसे मत भेजना, बल्कि मैं खुद तुम्हें पैसे भेजा करूंगी और तुम भी कोशिश करके जल्द वापस चले आओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया। चलो, खर्चे की तरफ से मेरी परेशानियां एक हद तक कम हो गईं, मगर वापस आने की बात मेरे लिए परेशान कुन थी। फिर कुछ दिन की सोचो विचार के बाद मैंने एक फैसला किया कि जितने भी पैसे जमा हुए थे उसे लेकर मैं पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मगर मैं नताशा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, और अगर उसे साथ लेकर जाता तो अम्मा से क्या कहता। मैं दोहरी मुश्किल में फंस गया था। सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था, कोई हल नहीं समझ आ रहा था। तभी मैंने नताशा को सारी सूरत हाल बताने का फैसला किया, क्योंकि आज ना सही कल तो मुझे वापस जाना ही था और नताशा को साथ लेकर ही जाना था। मेरी सारी बात सुनकर उसने मुझे कहा कि फिल वक्त मैं चला जाऊं, जब हालात ठीक हो जाएं तो उसे भी ले जाऊं। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा। मैंने अगले हफ्ते ही वापसी के टिकट बुक करवाए और जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन मेरी रवानगी थी। मैं एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस जा रहा था, मगर नताशा की वजह से काफी उदास भी था। वो भी दुखी नजर आ रही थी। मेरे सारे दोस्त मुझे मिलने आए थे, मगर उस सब में मैं एक शख्स को भूल गया था, और वो थी महरीन। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी शादी में बुलाना तो दूर की बात, अपनी शादी की इत्तला तक न दे सका, और वो भी मुझे अरसा हुआ कहीं दिखी नहीं थी। न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने अपने कजन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अरसा हुआ उससे किसी ने नहीं देखा, पता नहीं क्यों, मगर आज वो अचानक मुझे याद आई थी। ना जाने कहाँ चली गई थी। इन्हीं सोचों में उलझा उलझा मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। मेरा कजन मेरे साथ मुझे छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पहुंचकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैंने उससे कहा कि नताशा का ख्याल रखना, और मेरीन के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी अम्मा घर चलाती थी। मैं 3-3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। फिर अचानक ऐसा होने लगा कि अम्मा ने कहा अब तुम पैसे ना भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोला है, अच्छी कमाई हो जाती है, अब तुम पैसे भेजना छोड़ दो। और उस दिन के बाद अम्मा ने मुझसे पैसे लेना छोड़ दिया और ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार बना सकता था, तो मैं बिना बताए घर को चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने ही वो और उसकी माँ बैठे थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कभी यूं मेरे घर में बैठी होगी, जिसके बारे में मैं सोच सोचकर परेशान हो गया था। वो तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। मुझे कुछ पल को तो समझ ही ना आया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे हवास बेदार होने लगे, मेरे दिमाग में सवालात की भरमार होने लगी। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो मेरे घर में क्या कर रही थी, आखिर वो यहाँ पहुंची किस तरह, और तो और उसकी माँ और बाप वहाँ क्यों हैं। आखिर क्या बात है कि वो यहाँ मौजूद हैं। क्या उसने मेरे घर वालों को नताशा के बारे में भी कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि वो भले नताशा और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे प्रपोजल के बारे में जरूर जानती थी। वो महरीन थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं मुझे मेरे ही घर में मिलेगी।
अभी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था कि उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर उसे शायद मेरी परेशानी का अंदाजा हो गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत मेरे घर वालों से रुखसती लेकर चली गई। मैं अभी भी सकते में था। खैर फिलहाल तो बला टली थी। मैं आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद उन सब से मिल रहा था। मेरी माँ की आंखों में बात बेबात आंसू आते जा रहे थे। मैं उन्हें चुप करवाने लगा, मगर मेरा जहन सिर्फ एक ही उलझन में था कि कहीं इसने मेरे घर वालों से कुछ कह तो नहीं दिया, और वो उन्हें किस तरह जानती है। और इन सब सवालों के जवाबात पाने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना था। अगली सुबह होते ही मैं उसकी तलाश में निकल गया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ रहती है। उसका कोई अता पता भी मेरे पास ना था, ना कोई राब्ता नंबर था। मैं उसे ढूंढता तो आखिर कहाँ ढूंढता। बिलाखिर पूरे दिन की तलाश के बाद मैं थक हार कर घर लौट आया। शाम होते ही मैंने माँ से पूछने का फैसला किया। खाने से फारिग होकर मैंने माँ से बातों बातों में जिक्र किया, तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी माँ ने बताया कि वो मेरी खाला जात है और वो ही मेरी बचपन की मनकूहा भी है। मैं एकदम परेशान हो गया। वो मेरी मनकूहा थी और मुझे पता भी नहीं चला। कुछ अरसे पहले मेरी शादी से कुछ दिन पहले माँ ने मुझे कॉल करके ये तो बताया था कि मेरा निकाह बचपन में ही एक कज़न से हो गया था। उस वक्त मैंने ये नहीं पूछा था कि वो कज़न कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वो मेरी कज़न महरीन हो गई। क्या पता उसे भी इस सब के बारे में ना पता हो, मगर उसके रवैये से लग तो नहीं रहा था। ना ही वो मुझे वहां देखकर हैरान हुई थी। सोचों में घिरे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए गए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाश के बाद बिलाखिर मैं पता ढूंढने में कामयाब हो ही गया। अब मैं उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के आने की आवाज आई और उसके साथ ही दरवाजा खोल दिया गया। खोलने वाली ने जब मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम हैरान हो गई। फिर साइड पर होकर रास्ता देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं उसके पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर उसने मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और बात शुरू की, क्या तुमने मेरे घर वालों को मेरी शादी के मुतल्लिक बताया है? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। मेरी आवाज में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही बताऊंगी। मैं उसका जवाब सुनकर पुरसकून हो गया और फिर उससे सबसे अहम सवाल करने लगा कि तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कजन और बचपन की मनकूहा हो। तो उसने कहा कि वो इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और ये बहुत पुरानी बात है, इस पर बात करके क्या फायदा। अब जब उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो मैंने भी अम्मा से बात करने का फैसला किया। जब अम्मा नहीं मानी तो मैंने उन्हें मेरी और नताशा की शादी के बारे में बता दिया। फिर कुछ वक्त के बाद मैंने नताशा को वापस लाने का फैसला किया। इस सब में काफी वक्त लग गया। वो यहाँ आकर काफी खुश थी। उसने जिंदगी में कभी फैमिली नहीं देखी थी। वो नहीं जानती थी कि फैमिली का एहसास क्या होता है, इसलिए वो बहुत जल्द यहाँ घुल मिल गई थी। अम्मा भी उससे मुतासिर नजर आ रही थी। वो थी ही ऐसी दिल मोल लेने वाली। कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी लाडली बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। नताशा भी हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आया तो मैं यहाँ कारोबार सेट करने था, मगर इन सब में वक्त ही नहीं मिला और अब शादी की मसरूफियात भी सर पर आन पड़ी थी। उन्हीं दिनों मेरा कजन भी वापस आ गया। वो मेरी बहुत मदद कर रहा था। शादी के तमाम इंतजामात वही संभाल रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं बहन से मिलने उसके घर में गया तो वहां उसके पास ही मेरीन बैठी थी। उसने एक नजर उठाकर मुझे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते हुए देखा और सोचने लगा कि कैसी अजीब लड़की है, एक बार भी शिकवा नहीं किया, वरना ऐसी सूरत हाल में लड़कियां तो बहुत वाहवाला करती हैं। खैर बहन से मिलकर और उसे शादी का तोहफा देकर मैं बाहर आ गया। हर तरफ शाम के साए बिखरे हुए थे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आड़ सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा।
वो नताशा थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उसे साथ बैठने की जगह दी और उससे बातें करने लगा। मैं नताशा के साथ काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। 2 दिन बाद वलीमा था। वो हर फंक्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे उसके इस रवैये से उलझन हो रही थी। वो ऐसा पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कह रही थीं। उन्होंने नताशा को भी कबूल कर लिया था। मेरा इरादा अब यहीं रहकर कुछ करने का था। मैंने अम्मा से बात करके एक कारोबार शुरू करने का सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ और नताशा ने दे दिए। मैंने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। जिंदगी एक नए रुख पर मुड़ गई थी। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक महरीन आ गई। वो अलविदा कहने आई थी। उसने बताया कि वो वापस अपने वालिदैन के साथ इटली जा रही है और अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैं उससे मिलने उसके घर गया तो वो घर पर ही मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सोचा है आगे का, और वो इस निकाह के बारे में क्या सोचती है। उसने कहा कि वो बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया था, मगर अब हम बड़े हो चुके हैं। तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं इस रिश्ते से। तुम चाहो तो हम नताशा के इल्म में ये बात किए बगैर इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। उसकी पूरी बात सुनकर मैंने उससे कहा, मगर अम्मा नहीं मानेंगी। उनकी फिक्र मत करो, उनसे मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी मुतमईन होकर घर चल दिया। अगले दिन वो हमारे घर आई और अम्मा के कमरे में बैठकर काफ़ी देर न जाने उनसे क्या बातें करती रही। फिर जब वो अम्मा के साथ बाहर निकली तो उसके चेहरे पर सब कुछ ठीक है का सिग्नल था। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए शिकवा झलक रहा था। मैंने नजरें चुरा ली। फिर उसके जाने से पहले पहले मैंने तलाक का इंतजाम कर लिया और ये मरला भी अपने अंजाम को पहुंचा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं एक तवील मुसाफत तय करके आया हूँ। मेरी माँ अब भी उन सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने पर दुखी थी, और रही बात मेरी, तो मेरा दिल मुझे क्या कह रहा है मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर ना थी। वो आज जा रही थी। हम सब से मिलकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात ना हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके वालिदैन भी मुझसे खफा खफा से हैं। मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी तो उतरकर उनका सामान उतारने में मदद करने लगा। इस सब से फारिग होकर वो अंदर बैठने लगे तो वो रुकी और एक कागज मेरे हाथ में थमाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, और फिर वो अंदर की तरफ चली गई। मैं वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वो कागज खोला तो उसमें एक खत दर्ज था। मैंने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, जब तुम ये पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार इटली में तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गई थी। हम बेश सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे, मगर तुम्हारी माँ से हम राब्ते में रहते थे। वो गाहे बगाए तुम्हारी तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम इटली आ रहे हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इटली में किस शहर में आओगे। फिर जब मैंने तुम्हें वेनिस में देखा और खाला से भी पूछा तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये तुम ही हो। मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरे कज़न हो, और रही बात निकाह की तो ये बात भी मुझे पता चल गई थी। देर से ही सही, मगर माँ ने बता दिया था। हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। तुम इन मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का नाम देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे सारे लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है एक दिन तुम मेरे पास आए। तुम बहुत परेशान थे उस वक्त। मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हें एक जॉब की जरूरत है। नैन्सी मेरी दोस्त थी, वो जहाँ काम करती थी वहीं मैंने तुम्हें लगवा दिया। तुम एक दिन में 3-3 नौकरियां करते थे। फिर एक दिन मेरे माँ बाप के बीच सख्त झगड़ा हो गया। हम दूसरे शहर चले गए। मैं तुम्हें बिना बताए वो शहर छोड़ गई। जब वापस आई तो पता चला कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें नताशा के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते हो कि नताशा मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। मैंने उससे वादा लिया था कि वो तुम्हें
मेरे बारे में नहीं बताएगी। वो सिर्फ इतना जानती है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। निकाह वाली बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखो। यहाँ आकर तुमसे तलाक लेना, ये सब मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है और यही बहुत से लोगों के लिए बेहतर है। मैं बेशक तुमसे मोहब्बत कर बैठी, मगर मुझे ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। शायद मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाऊँ, मगर फ़िलवक़्त मैं इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के ज़ख्म को भरना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ये सब छुपाने पर माफ़ कर दोगे। उसका ख़त पढ़कर मैं दंग रह गया था। वो सब जानती थी, मगर उसने कभी मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर उस ख़त के हिसार में रहा और नताशा उसके इतने करीब थी और मुझे ही नहीं पता चला। उस वक़्त मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान समझ रहा था, मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता है, मैं ये नहीं जानता था। बस गुज़रते वक़्त के साथ-साथ उसकी याद मेरे दिलो-दिमाग में नक़्श होकर रह गई थी और मैं जानता था कि ये कभी नहीं मिटने वाली। यही मेरी कहानी का इख्तिताम था। आसूदा होकर भी ना आसूदा रहना।